हाय स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ओजीमंडियास पोएम को स्टडी करने चल रहे हैं। तो हम पोएम को भी स्टडी करेंगे और कुछ पोएटिक डिवाइसेस को भी हम देखेंगे इस पोएम में कौन कौन से यूज़ हुए हैं। और ये बुक मधुबन पब्लिकेशन की है जो इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं। विंड चाइम्स नाम है बुक का, जो कि क्लास 8 के लिए है। तो बुक में यहाँ पे कुछ दिया गया है समझाने के लिए आपको कि पॉन्डर मीन्स कुछ सोचिए, कुछ विचारिए। कि आप देखते हैं कि मूर्तियाँ हैं या मोनूमेंट्स हैं जो यादगार इमारतें होती हैं, तो वो ट्रिब्यूट देने के लिए, किसी के सम्मान में या याद रखने के लिए, किनको याद रखने के लिए, तो जिन्होंने भी सोसाइटी पर कोई इनडेलिबल मतलब अमिट छाप छोड़ी हो, समाज में से वर्क किए हों, तो उन हिस्टोरिकल फिगर्स को याद रखने के लिए, या कुछ घटनाएं हों, क्योंकि कई स्टैच्यूज़ या कई मोनूमेंट्स इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं। तो ये सब आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए लोटस टेम्पल इंडिया में, और इजिप्ट में जो पिरामिड्स पाए जाते हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। और अगर हम नीचे चलें तो हमें देखिए यहाँ पे हमको पहचानने में टाइम भी लगेगा कि ये है ताजमहल, और इससे हमें शाहजहाँ की याद आ जाती है। यह है कुतुब मीनार, इससे हमें कुतुबुद्दीन ऐबक की याद आ जाती है। तो इस तरह से ये मोनूमेंट्स हैं जिन्हें हम देखते हैं, पास्ट टाइम हमें याद आता है। लेकिन ये जो हम पोएम पढ़ने चल रहे हैं, इस पोएम की जो थीम है वो ये है कि कोई कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी बड़ा उसका साम्राज्य हो, कितना भी बड़ा राजा सम्राट हो, वो किंग ऑफ किंग्स हो, लेकिन उसे समय के हाथों एक दिन हार माननी पड़ेगी और उसका साम्राज्य भी वक्त के साथ साथ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। वो अपने समय में हो सकता है कि बहुत ही रेलिवेंट रहा हो, उस समय उसकी पूरी दुनिया में चर्चा रहा, उसका डंका बजता रहा हो, लेकिन आज के समय में हो सकता है उसका कोई रेलिवेंस ना हो, कोई उसका नाम लेने वाला ना हो, कोई उसे याद ही ना करे, और उसका पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका हो। जो उसने यादगार इमारतें अपने लिए बनवाई हो, चाहे अपने स्टैच्यूज ही बनवाई हो, वो सब जमीन में मिल चुकी हो, टूट फूट चुकी हो। यानी टाइम एक ऐसा फैक्टर है कि नोबडी कैन escape फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ टाइम। समय के साथ जो बर्बादी आती है, जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, उससे कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए आपको जगह जगह देखिए खटार देखने को मिल जाते होंगे, और ज़मीन में भी खुदाइयाँ होती हैं तो नीचे से अवशेष निकलते हैं, रेलिक्स निकलते हैं, और सभ्यताओं का पता चलता है। जैसे इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें सारी चीज़ें देखिए ज़मीन के अंदर से निकल रही हैं, जो कि कभी स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स रहे होंगे। तो इसकी यही थीम है। और साथ में एक थीम इसकी ये भी है कि जो आर्ट है, जो कला है, वो जीवित रह सकती है, जो हम इसमें देखेंगे। और ये पोएम पर्शी विश शैली की लिखी हुई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जाने माने पोइट हैं, इंग्लिश पोइट, रोमांटिक इरा के पोइट्स हैं 19th सेंचुरी। और ये पोएम जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1817 में, और ये 1818 में फर्स्ट टाइम छपी थी। इनके कुछ और वर्क्स लिखे गए हैं, जैसे ओ टू द वेस्ट विंड, टू स्काई लार्क, म्यूजिक, व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, द क्लाउड, द मास्क ऑफ एनार्की। लेकिन इनका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्क है ये पोएम ओजीमंडियास। और पहले समझते हैं कि ओजीमंडियास कौन था। तो ओजीमंडियास रैमसेस, यानी कि एक राजा था। रैमसेस दी ग्रेट भी उसे कहा जाता था, क्योंकि उसने अपने समय में बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र पर राज किया था, यानी कितने उसने विजय हासिल की थी। मतलब ही हैड कंकर्ड लार्ज पार्ट एंड ही हैड अ ग्रेट बिग एम्पायर। और रैमसेस सेकंड था, जिसे रैमसेस दी ग्रेट भी कहा जाता था। तो ग्रीक उन्हें ओजीमंडियास कहा करते थे, तो ग्रीक वर्क में वो ओजीमंडियास के रूप से जाने जाते हैं। तो इसलिए पोएम एक हिस्टोरिकल फिगर पे बेस्ड है। और रैमसेस द ग्रेट ने जो शासन किया था लगभग 66 साल तक, 66 ईयर्स तक, और बीसी में, मीन्स कि आज से पहले 1279 बीसी से लेके 1213 बीसी तक उन्होंने शासन किया था। यानी आज से लगभग 3300 साल पहले की बात है, जब इस राजा का शासन था, इस किंग का शासन था। और उस समय के जो मिस्र के राजा थे, वो अपने आप को फराहो कहा करते थे, और उन्हीं में से ये एक था। और ये जो पोएम है ये 14 लाइन की है, और इसलिए एक सोनेट है। और इसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे। एक तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद 6 लाइन्स का अलग से पार्ट मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। सो इट इज़ अ सोनेट। तो इस थीम के साथ कि टाइम नेवर स्पेयर्स एनीवन एंड टाइम एंड डिके बिलिटिल, समय के सामने सब छोटे हैं, बिलिटिल एवरी पावर एंड द पावर इज ट्रांजिएंट एंड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज इफेमेरल, मीन्स शॉर्ट लिविंग। जैसे गीता जैसे ग्रंथ में जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, माया है,
ये सब कुछ देख रहे हो ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इट इज़ नॉट एवर लास्टिंग एंड परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी एंड विल डाई, विल एंड वन डे, एंड टाइम विल बी द विटनेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। समय सबका साक्षी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम को। इस पोएम से रिलेटेड आपको कुछ भी वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ती है, समरी आपको देखनी है या एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, तो आप हमारी साइट पे जाकर देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम सिर्फ पोएम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जो राइमिंग स्कीम देखते हैं वो हम देख लेते हैं कि लैंड, अगर हम यहाँ पे ए लिखें तो स्टोन हो जाएगा आपका बी, क्योंकि लैंड से स्टोन की राइमिंग नहीं बन रही है, हाँ सैंड की बन रही है। तो लैंड एंड सैंड, तो हम ए को रिपीट करेंगे यहाँ पे। और फ्राउन, कुछ राइमिंग स्टोन से ज़रूर मिल रही है, फ्राउन स्टोन, तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं। उसके बाद कमांड, ये सैंड से और लैंड से मिल रहा है, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। तो ए बी ए। और रेड डिफरेंट है तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। अब थिंग्स डिफरेंट है तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे। फिर रेड से फेड मेल खा रहा है तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। और अगर हम आगे चलते हैं तो एपियर मेल नहीं खा रहा, मतलब मैच नहीं कर रहा, राइमिंग नहीं कर रही है यहाँ पे कोई भी। तो यहाँ तक जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए, उसके बाद सी डी सी। और उसके बाद राइमिंग की ब्रेक है, यहाँ पे राइमिंग ब्रेक हो गया है। उसके बाद आगे चलते हैं तो किंग्स एंड थिंग्स, यानी कि हम यहाँ पे डी, यहाँ पे राइमिंग ब्रेक है, डी, किंग्स के आगे हम डी लिख देंगे। और डेस्पेयर से कुछ मेल नहीं खा रहा है तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे। और देखिए बेयर इससे मेल खा रहा है तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे। और डिके भी किसी से मैच नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे। और अवे डिके ये दोनों मेल खा रहे हैं तो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम यहाँ पे हो जाएगी डी ई एफ। तो राइमिंग स्कीम समझने के बाद अब हम पोएम में एंट्री करते हैं। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। अब यहाँ पे आई स्पीकर है, और हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे स्वयं पोएट ही, यानी पर्सी बिश शैली खुद भी हो सकते हैं। तो आई यहाँ पे स्पीकर है, बोलने वाला जो पोएम में बोल रहा है। आई मेट अ ट्रेवलर, मैं एक यात्री से मिला, फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एंटीक मतलब ओल्ड, बहुत पुराना। तो यहाँ पर एंटीक लैंड को हम मान सकते हैं कि इजिप्ट की तरफ इशारा है, यानी मिस्र की तरफ इशारा है, यानी एक ओल्ड भूमि जिसकी कुछ अपनी बहुत ही ओल्ड हिस्ट्री रही हो। ओके, तो आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक ऐसे यात्री से मिला जो ट्रैवल कर रहा था और वो एंटिक लैंड से लौटा था। हु सेड, जिसने कहा, मतलब बताया, किससे बताया, इससे बताया, स्पीकर से बताया। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, टू दो, वास्ट मतलब ह्यूज, विशाल, बड़े, बिग मतलब बहुत बड़े, एंड ट्रंकलेस लेग्स, देखिए लेग्स तो आप जानते हैं पैर, लिम्स, और ट्रंकलेस का मतलब ये हो गया कि आदमी की जो बॉडी होती है तो उसकी बॉडी का जो ये हिस्सा होता है, यानी पैरों को छोड़कर और इतना हिस्सा छोड़ के, इतना हिस्सा छोड़ के, ये जो हिस्सा होता है, ये वाला पोर्शन, ये ट्रंक है। तो दो बड़े बड़े पैर मिले हैं, लेग्स मिले हैं, जिसका ये पोर्शन गायब है, सिर्फ हेड और ये लिम्स बचे हुए हैं। अब वो भी स्टोन के बने हुए हैं, यानी पत्थर की कोई मूर्ति है जिसका ट्रंक गायब है, जिसे हम टोर्सो भी कहते हैं, और सिर्फ हेड और ये बाकी बचा हुआ है। स्टैंड इन द डिजर्ट, और ये कहाँ खड़े हुए हैं, मतलब ये मूर्ति कहाँ पे है, डिजर्ट में है, जहाँ पे रेत ही रेत पाई जाती है। तो जिस ट्रैवलर से मैं मिला, यानी कि जो स्पीकर है, यानी हम मान लेते हैं कि पोएट है, तो वो ट्रैवलर ये बताता है कि उसने देखा वहाँ पे एंटिक लैंड में कि दो बड़े बड़े लेग्स हैं जो खड़े हुए हैं इस तरह से, और कहाँ पे हैं, डिजर्ट में। देखिए यहाँ पे ये फिगर बनी हुई है, तो इस तरह से ये पूरा रेत है यहाँ पे, और ये दो लेग्स खड़े हुए हैं। इसके बाद नियर देम, उनके ही पास, मतलब जहाँ पर ये दोनों पैर हैं, ऑन द सैंड, उसी रेत पर, हाफ संक का सेटर्ड विजेज लाइज। हाफ संक का मतलब आधा रेत में गड़ा हुआ, डूबा हुआ, रेत में धंसा हुआ। शैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, टूटा, बर्बाद, छिन्न भिन्न अवस्था में। शैटर्ड, विजेज फेस, तो डिस्ट्रॉयड फेस यानी टूटा फूटा फेस। कभी ये जब मूर्ति रही होगी तो इस पे ट्रंक भी रहा होगा और इस पे हेड भी रहा होगा, अच्छी कंडीशन में रही होगी मूर्ति, लेकिन आज ये शटर्ड पोजीशन में, शटर्ड कंडीशन में चेहरा है, फेस है, और नीचे गिरा हुआ है टूटकर। ट्रंक का तो पता ही नहीं कहाँ पे है। हुज फ्राउन, फ्राउन मतलब जब आप जब थोड़ा सा नाराज होते हो तो आपकी जो भवें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्राउनिंग।
फ्राउनिंग के इमोजीज भी आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे सोशल शेयरिंग में, मैसेजिंग एट्सेट्रा में, तो दैट इज़ फ्राउनिंग। तो वो जो विजिज है वो पड़ा हुआ है नीचे, और चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो फ्राउनिंग का है, मतलब स्माइलिंग का नहीं है, खुश का नहीं है, हैप्पी नहीं है, फ्राउनिंग है। यानी इससे उसकी पर्सनैलिटी का भी पता चलता है कि किस टाइप का वो व्यक्ति रहा होगा। एंड रिंकल लिप, और जो होठ हैं उस विजिज में, उस फेस पर जो होठ बनाए गए हैं उनमें झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, मतलब फ्रेशनेस नहीं है, ताजगी नहीं है होठों पर। इससे भी पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा रहा होगा। खासकर जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा चेहरा कभी भी अच्छा नहीं लगता। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नीयर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्माइल जो लोगों का मजाक बनाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए आप हल्का सा मुस्कुरा देते हो, दैट इज कॉल्ड स्नीयर। कोल्ड का मतलब ठंडा, कमांड का मतलब आदेश। तो वही राजा था वो ओजीमंडियास, आदेश तो देगा ही, ऑर्डर देगा। लेकिन कोल्ड का जो स्पेशल मीनिंग यहाँ पे हम निकाल सकते हैं वो ये है कि जिसमें इमोशंस ना हो, जिसमें फ्रेंडलीनेस ना हो, जिसमें केयर की बात ना हो। जैसे कोल्ड का अपोजिट होता है वार्मथ, ठीक है। तो वार्मथ में फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं उसके अंदर, और एक प्रकार से एक जोश, एक गर्मजोशी की बात होती है। और ठंडे में मतलब इनडिफरेंस होता है, कुछ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको, चाहे जो भी हो। दिस इज कॉल्ड कोल्डनेस। तो कोई हार्ट अगर कोल्ड है तो उसमें इमोशंस नहीं है दूसरों के लिए, और कोई हार्ट वार्म है उसके अंदर, तो निश्चित है कि उसके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मतलब लाइवलीनेस है। तो वो राजा जो था, उसका जो चेहरा है वो पूरा का पूरा चेहरा उसकी पर्सनालिटी के बारे में हमें बताता है कि किस टाइप का वो व्यक्ति रहा होगा। यानी चेहरा फ्राउनिंग है, रिंकल्ड लिप है, और वो आदेश देता था तो केयर नहीं करता था कि लोग क्या क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों पे, क्या वो सोचेंगे, क्या असर पड़ेगा, क्या वो परेशान है उसके आदेश से। इससे पता चलता है कि वो टेरेनिकल टाइप का राजा था, यानी कि वो एक डिक्टेटर टाइप का राजा था, और वो सिर्फ आदेश देना जानता था। वो ये नहीं समझता था, ये फील नहीं करता था, ये महसूस नहीं करता था, उसके अंदर इमोशंस नहीं आते थे कि उस आदेश का लोगों पर क्या असर पड़ेगा। द पीपल विल हैव टू सफ़र ड्यू टू हिज कमांड्स, जिसकी वो परवाह नहीं करता था, सेंसिटिव नहीं था लोगों के प्रति। तो शायद आपको ये इतना हिस्सा समझ में आ गया होगा कि मैं एक ऐसे यात्री से मिला जो एंटीक लैंड से लौटा हुआ था, और उसने कहा कि उसने 2 बड़े बड़े पैर देखे हैं और ट्रंक गायब है, और उनके बगल में सैंड यानी डिजर्ट में, रेगिस्तानी इलाके में, रेत पर उन्हीं पैरों के पास नियर देम रेत में आधा दबा हुआ सेटर्ड विजिज भी है। मतलब कि उस मूर्ति का जो सिर है वो है जो रेत में आधा दबा हुआ है और सेटर्ड पोजीशन में टूटा फूटा है, और उस चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस हैं फ्राउनिंग हैं, रिंकल्ड लिप हैं, और होठों से ये पता चलता है कि वो कमांड देना जानता था। और कैसे कमांड? कोल्ड कमांड, मीन्स विदाउट केयरिंग फॉर द पीपल कि हाउ विल दे सफ़र फ्रॉम हिज कमांड्स, हिज ऑर्डर्स, हिज डायरेक्शंस, हिज इंस्ट्रक्शंस। सो स्नेयर यहाँ पे एक मोकिंग स्माइल है, यानी लोगों का मजाक उड़ाने वाली। तो ये जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं इस पोएम में, वो ये बताते हैं, टेल मतलब दीज एक्सप्रेशंस ऑन द फेस टेल दैट इट्स स्कल्प्टर, मतलब जो मूर्तिकार होता है जो पत्थर पे या लकड़ियों पे या मेटल पे खुरुच खुरुच के ऐसे खोद के कोई इसको आकार दे देता है, कोई इसको शेप दे देता है, वो स्कल्प्टर। तो टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पेशेंस रेड। तो ये एक्सप्रेशंस ये बताते हैं कि जो मूर्तिकार था जिसने इस मूर्ति को बनाया था, वेल दोज पेशेंस रेड। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लीजिए कि टेल दैट इट्स स्कल्प्टर रेड, या टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल रेड दोज पैशंस। पैशंस मतलब इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो दिल में है हमारे मन में, वो पैशंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से लेके इस लाइन से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, वो एक्सप्रेशंस ये बताते हैं कि जिसने इनको गढ़ा होगा, जिसने इस मूर्ति को बनाया होगा, जो इसका स्कल्प्टर रहा होगा, उसने बहुत अच्छे ढंग से वेरी वेल उस राजा के इमोशंस को पढ़ लिया था, समझता था, क्योंकि उस टाइम का रहा होगा मूर्तिकार जिसने बनाया होगा कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, विच येट सर्वाइव। और जो पैशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो आज भी जिंदा हैं। देखिए यहीं पे आर्ट की बात आती है कि मूर्ति टूट गई, सब कुछ बिखर गया, साम्राज्य का अता पता नहीं है, राजा तो कब का मर चुका है, हजारों हजारों साल पहले। लेकिन जैसे हम उसका चेहरा देखते हैं तो उस चेहरे को देखते ही हमें पता चल जाता है कि वो किस टाइप का व्यक्ति था। यानी एक्सप्रेशंस स्टिल कम टू लाइफ, एक प्रकार से जीवंतता प्रदान कर देते हैं एक्सप्रेशंस जो यहाँ पे उकेरे गए हैं, जो
स्कल्प्टर ने, मूर्तिकार ने यहाँ पे इनमें जो गढ़ा है, इनको, इसकी स्माइल को, इसके चेहरे की फ्राउनिंग को, ये आज भी जिंदा है। सब बर्बाद हो चुका है, ये इनएनिमेट है, लाइफलेस थिंग्स हैं। लेकिन जैसे हम इसे देखते हैं तो हमारे हार्ट में, हमारे माइंड में, हमारे मन में कुछ उथल पुथल सी हो जाती है कि ये व्यक्ति कैसा रहा होगा, क्योंकि फेस इज द सोर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। तो दूसरों के आपके जेस्चर और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चलता है कि आप क्या सोच रहे होंगे और आपका क्या मूड है, क्या एटीट्यूड है। सो स्टैचू इज सेटर्ड, destroyed, damaged, has been ravaged with the passage of time, but the expressions are still alive. आज भी जिंदा हैं ये इस चेहरे पर, इस इनएनिमेट टूटे फूटे मूर्ति के एक्सप्रेशंस हैं वो आज भी जिंदा लगते हैं। तो ये आर्ट है स्कल्प्टर की जो अभी भी लाइवली बनी हुई है, और जबकि जो मूर्ति जो थी वो छिन्न भिन्न हो चुकी है। तो दैट इज वाई इट इज रिटन हियर कि स्कल्प्टर ने मूर्ति के चेहरे को इस तरह से एक्सप्रेस किया है कि शायद अच्छी तरह से उसने पढ़ लिया था कि राजा किस टाइप का व्यक्ति है, और विच इट सर्वाइव, वो जो पैशंस हैं, वो एक्सप्रेशंस हैं आज भी जिंदा हैं। स्टैम्प, कोई चीज़ जब मोहर लगा देते हो तो छप जाती है, तो एक प्रकार से उन पैशंस की छाप चेहरे पर छोड़ दी है स्कल्प्टर ने अपनी कला के माध्यम से, अपनी स्किल के माध्यम से। और कहाँ छोड़ी है? लाइफलेस थिंग्स पे, जो मैंने अभी आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो पूरी पूरी स्टैचू है, ये लिम्स हैं, और ये जो फेस नीचे पड़ा हुआ है, विजेज, ये सब लाइफलेस है, इनमें जीवन नहीं है। अगर कहीं जीवन है तो इस एक्सप्रेशन में है जो इसके चेहरे पर नजर आ रहा है, और उस एक्सप्रेशन को किसने बनाया है, किसने गढ़ा है? मूर्तिकार ने गढ़ा है, स्कल्प्टर ने गढ़ा है। और इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वो पैशंस, वो इमोशंस आज भी जिंदा हैं उसके चेहरे पर, मूर्ति के विजेस यानी फेस पर, और वो पूरी तरह से स्टैम्प्ड हैं। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ स्टैम्प, आप कॉइन ले लीजिए तो देखिए उस पर लिखा रहता है कितने का कॉइन है, तो सारी चीज़ स्टैंपिंग होती है। आप घर में कोई भी चीज़ गीली ले लीजिए, मिट्टी गीली ले लीजिए, उसके ऊपर आप अपना कॉइन रख दीजिए, कॉइन रख के दाब दीजिए, उसको कॉइन हटा दीजिए, देखिए उसकी छाप पड़ जाएगी, मिट्टी सूख जाएगी तो छाप पड़ा रहेगा उसके ऊपर। तो एक स्टैंपिंग होती है, मतलब एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं, एक प्रभाव छोड़ते हैं। तो आज भी जो राजा के पैशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस थे, किस टाइप का व्यक्ति था, वो आज भी उसके फेस पे स्टैम्प्ड हैं, पूरी तरह से मार्क्ड हैं, नजर आते हैं ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स। किस पर? उस विजिस पे जो कि लाइफलेस है, उसमें जीवन नहीं है। जीवन है तो सिर्फ उस मूर्तिकार के जो एक्सप्रेशंस उसने शो किए हैं उसमें। द हैंड दैट मोक देम एंड द हार्ट दैट फेड। द हैंड यहाँ पर आया है हाथ स्कल्प्टर का, यानी कि जो मूर्तिकार है, तो उसने अपनी हैंड का मतलब अपनी स्किल से, अपनी हुनर से मजाक उड़ाया है एक प्रकार से उस राजा का, उस तरह के एक्सप्रेशंस देके। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि स्कल्प्टर ने पूरी तरह से शो कर दिया है कि वो जो किंग था, यानी किंग ऑफ किंग्स था, राजाओं का भी राजा जो अपने को कहा करता था, वो वास्तव में किस तरह का व्यक्ति था। एंड द हार्ट, यहाँ पे हार्ट हम ले सकते हैं कि जो ओजीमंडियास था उसके लिए आया है, क्योंकि फीड का मतलब होता है, फीड से बना है फेट, उसका पास्ट टेंस। फीड का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे फीड मतलब खिलाना, मतलब आप सप्लाई करते हो किसी चीज़ की जिससे दूसरे की ज़रूरत पूरी होती है। तो वो हार्ट जिसमें ये जो फीलिंग्स थी रहा करती थी, बसती थी उसके अंदर, दीज फीलिंग्स लिव्ड इन द हार्ट ऑफ दैट किंग। तो यहाँ पर फेट का मतलब कंटेंट हम यूज़ कर सकते हैं कि हाथ स्कल्प्टर का है जिसने अच्छा खासा मजाक बना दिया है इस राजा का, क्योंकि आज लाइफलेस है, सब बर्बाद है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन फिर भी स्कल्प्टर ने इस तरह से उसके एक्सप्रेशन को शो किया है कि हम पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का व्यक्ति रहा होगा। उसको स्माइली और लाइवली और हैप्पी एक्सप्रेशन नहीं दिया है, और वो एक्सप्रेशन शो करते हैं कि उसके राजा के दिल में किस प्रकार की फीलिंग्स थी। तो इस लाइन का मतलब ये है कि स्कल्प्टर ने अपने हुनर से, अपनी स्किल से फेस पे इस तरह से एक्सप्रेशन शो किए हैं कि पता चल जाता है कि वो राजा कैसा था जिसके दिल में ये भावनाएं बसती थीं, ये इमोशंस थे, इस तरह की फीलिंग्स थी, इस तरह का राजा था, उसका दिल कैसा था। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ समझ में आ गया होगा कि द स्पीकर मीट्स अ ट्रेवलर who has come from antique land, that is Egypt, and he says that he saw part of statue and the trunk is missing, only two vast legs are there and the face is in destroyed condition, down and half buried in sand. But the expressions on the visage, that is the facial expressions, show that what type of the king was.
the king was unfriendly to its people, and the expressions also tell us that the sculptor who had created this statue, who had made this statue, who had sculpted this statue, very well knew what type of king he was, what type of passions the king had in his heart, and with his hand, that is hand of the sculptor, very well expressed those feelings on the face, and these expressions make a mockery of the king who was once called the king of kings. तो ये आपका फर्स्ट 8 लाइन का पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। आगे हम चलते हैं। एंड ऑन द पेडेस्टल, और पेडेस्टल मतलब जहाँ पे मूर्ति जिस पे खड़ी होती है, तो अगर हम इस फिगर में देखें तो ये आपका पेडेस्टल वाला पोर्शन है जिस पे मूर्ति को खड़ा किया जाता है। तो इस पेडेस्टल पे क्या है, दीज वर्ड्स अपीयर, ये लिखा हुआ है उस पर, माई नेम इज़ ओजीमंडियाज, मेरा नाम ओजीमंडियाज है, किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का भी राजा हूँ, यानी कितने राजा मेरे अंडर में हैं, कितनों को मैंने हराया है, मतलब कोई मेरी बराबर नहीं है। लुक ऑन माई वर्क्स, जरा मेरे काम को देखो, काम का मतलब मेरा इतना बड़ा किंगडम है उसे देखो। और ओजीमंडियाज ने यानी कि जो रैमसेस ने अपने जीते जी इतनी सारी मूर्तियाँ बनवाई थी, जगह जगह मूर्तियाँ, कि आने वाला समय मुझे याद रखेगा, द फ्यूचर जनरेशन विल रिमेंबर कि ओजीमंडियाज नाम का भी कोई राजा था, उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। ओजीमंडियाज सोचता था कि शायद मैं अमर हो जाऊंगा और फ्यूचर में हमेशा के लिए लोग मुझे याद रखेंगे, मेरी बनाई चीज़ें हमेशा रहेंगी, मेरा साम्राज्य, मेरा किंगडम, मेरा एम्पायर हमेशा रहेगा, वो शायद ये सोचता था। तो उस घमंड में, यानी कि प्राइड ओजीमंडियाज का यहाँ पे शो हो रहा है इन लाइनों से कि कितना घमंडी था कि उसने ये लिखा था कि मैं किंग ऑफ किंग्स हूँ, राजाओं का भी राजा हूँ, जरा मेरे काम को देखो, मेरे एम्पायर को देखो, मेरी विजय को देखो, मेरे अकम्पलिशमेंट्स को देखो, मेरे अचीवमेंट्स को देखो, ये माइटी, ये मतलब तुम, माइटी मतलब ताकतवर। हो सकता है वो ईश्वर को भी ललकार रहा हो कि ए गॉड तुम भी देखो कि मैंने क्या अचीव किया है, लेकिन हम यहाँ पर हम इसको नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे कहेंगे कि वो देखने वालों को बोलता है। मतलब कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम कभी जाएं वहाँ पर और देखें, इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ें, या उस समय के जो राजा रहे होंगे, उस समय के जो अपने को समझने वाले बड़े बड़े रूलर्स रहे होंगे, तो उनके लिए भी हो सकता है कि जब वो इस लेख को पढ़ेंगे, देखेंगे, शायद मेरे ना रहने के बाद भी, तो उनके लिए आया है कि तुम कितने भी ताकतवर हो, बट एंड डेस्पेयर, तो तुम मेरे वर्क को देखो, एंड डेस्पेयर, डेस्पेयर को होता है होपलेसनेस, निराशा एक प्रकार से। तो निराशा कब आती है, जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है, जब आपकी होप्स पूरी नहीं होती हैं, जब आप कम महसूस करते हो अपने आप को, नीचा महसूस करते हो अपने आप को, कमतर पाते हो अपने आप को। तो उसी तरह से यहाँ पे कहता है वो कि मैं राजाओं का भी राजा हूँ, जरा मेरे वर्क को देखो, और जब उसको देखोगे तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करोगे, कोई चांस नहीं कि तुम मेरी बराबरी कर सको, यू आर सो लो बिफोर मी। तो ये है यहाँ पे माइटी एंड डेस्पेयर, मेरे वर्क को देखो और निराश हो कि मेरी बराबरी तुम नहीं कर सकते हो, तुम कहीं भी नहीं हो मेरे सामने, यू आर नथिंग बिफोर मी, यू विल नॉट फील हैप्पी, मतलब नो बडी इज पैरेलल टू मी, नो बडी इज इक्वल टू मी। तो ये घमंड शो कर रहा है इस राजा का, तो घमंडी भी था। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, और उसके बाद देखिए कुछ भी आसपास नहीं है। जो ट्रैवलर है वो ये बताता है कि वहाँ कुछ भी आसपास नहीं है, राउंड एंड डिके, चारों तरफ, राउंड मतलब ऑल अराउंड, सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है, डिके मतलब डिस्ट्रक्शन, रूइंस, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। ऑफ दैट कोलोसल रेक, कोलोसल मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा, और रेक का मतलब रूइंस, जो भी नष्ट हुआ है, जो भी बर्बादी है, उसके जो भी अवशेष पड़े हुए हैं, टूटे फूटे जो कुछ भी हैं, दैट इज कॉल्ड रेक। मतलब कोई भी चीज़ खत्म होने के बाद, बर्बाद होने के बाद, तबाह होने के बाद जो कुछ रह जाता है वो उसका रेक कहलाता है। तो ऑफ दैट कोलोसल रेक, तो कोलोसल का मतलब हम ये मान सकते हैं कि वो मूर्ति के लिए भी है, और कोलोसल हम ये भी मान सकते हैं कि उसका जो एक समय बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, एम्पायर था, वो सब बर्बाद अवस्था में पड़ा हुआ है, ये वहाँ नज़र आता है। कोलोसल रेक इसलिए कहा गया है, बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो, लिमिटलेस, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। कभी आप रेगिस्तान में जाइए तो ऐसे ही महसूस होता है कि चारों तरफ लिमिटलेस रेत ही रेत नहीं। बेयर, बेयर का मतलब ऐसे होता है विदाउट एनी कवरिंग, तो चारों तरफ रेत ही रेत है, रेत ही रेत है, रेत ही रेत है, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बेयर का मतलब है कि वहाँ पे प्लांट्स भी नहीं है, ट्रीज़ भी नहीं है, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मली पेड़ पौधे हरियाली चारों तरफ, तो उस तरह से वो कवर्ड नहीं है। तो चारों तरफ रेत नज़र आती है, और इस एम्पायर की बर्बादी नज़र आती है, लिमिटलेस रेत, और ऐसी रेत, ऐसी डिजर्ट एरिया जहाँ पर प्लांट्स नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। द लोन एंड लेवल, अकेला, क्योंकि इस पोएम की जैसे मैंने थीम बताई कि कोई कितना भी बलवान हो, एक दिन वक्त के हाथों परास्त होता है,
नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से मैंने बताया दूसरी थीम यहाँ पे आर्ट की है कि फेशियल एक्सप्रेशंस आज भी जिंदा हैं, यानी आर्ट स्टिल लिव्स। और तीसरी थीम यहाँ पे ये भी है कि डिसोलेशन है, यानी कि एक प्रकार से अकेलापन, वीरानगी नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे अकेला कहीं कुछ किसी स्थान पे हम पहुँच गए हों। ड्राइनेस है पोएम में एक प्रकार से। तो वो भी इस पोएम की एक थीम है कि चारों तरफ अकेले लेवल सैंड्स, क्योंकि देखिए रेत जो होती है ना वो एक प्रकार से प्लेन नज़र आती है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका नहीं है, डिजर्ट एरिया एकदम प्लेन होता है। तो चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आ रही है, प्लेन चारों तरफ फैली हुई है। स्ट्रेच फार अवे, चारों तरफ रेत ही रेत, लेवल यानी कि मैदानी, प्लेन रेत ही रेत नज़र आ रही है, अकेले वहाँ और कुछ भी नहीं है, लोन। तो इस स्टेंजा को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओzymandias की एक मूर्ति के नीचे पेडेस्टल में लिखा हुआ है कि वो राजाओं का राजा है, ऐसा उसने लिखवाया है। और जो कोई भी अपने को कितना भी शक्तिशाली समझता हो वो देखेगा तो निराश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन जब मेरे अकम्पलिशमेंट्स को देखेगा, मेरे वर्क को देखेगा, मेरे काम को देखेगा, तो वो बहुत ही अपने आप को छोटा महसूस करेगा, हैप्पी फील नहीं करेगा। लेकिन फिर पोएट यहाँ पर और जो ट्रैवलर है शायद वो ये बताता है कि लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब इसका जस्ट अपोजिट है कि मैं राजाओं का राजा हूँ, मेरी महानता को जब आप देखोगे तो नतमस्तक हो जाओगे। यू विल नॉट फील हैप्पी बिकॉज यू विल नथिंग बिफोर मी। लेकिन यहीं पे उसका अपोजिट है कि लेकिन वास्तव में रियलिटी क्या है इसकी, यानी आज की तारीख में क्या रियलिटी है, वो ये है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, चारों तरफ बर्बादी है। और जो कभी उसका ह्यूज एम्पायर हुआ करता था, सिर्फ कोलोसल रेक वहाँ नज़र आ रहा है, बाउंडलेस, लिमिटलेस, बेयर, विदाउट एनी प्लांट्स, विदाउट एनी ट्रीज, खाली खाली, अकेले, लेवल, सैंडी, डिजर्ट नज़र आ रहा है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो यहाँ पे कहा गया है ये सब कुछ खत्म हो चुका है जो इन दो लाइनों में बताया गया है। तो इन दो लाइनों को एक प्रकार से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं ये तीन लाइनें। तो यहीं पे आयरनी है एक प्रकार से। आयरनी का मतलब होता है व्यंग, यानी जो आप कहते हो ठीक उसका उल्टा अर्थ निकले, दैट इज कॉल्ड आयरनी। तो आयरनी क्या है यहाँ पे? आयरनी ये है कि द पावर इज गॉन, the empire and all the works are buried, the ruler is dead and forgotten and his statue is in ruins। तो ये क्लेम उसका आज कुछ भी नहीं है, यही यहाँ पे आयरनी है कि अपने को राजाओं का राजा कहने वाला व्यक्ति आज कहीं कुछ भी नहीं है, टूटी फूटी अवस्था में उसकी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, अंपायर का अता पता नहीं है। तो शायद ये पोएम आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ी सी टफ पोएम है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। और इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आसान सा एक पोएटिक डिवाइस लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इसे कहते हैं इंजैममेंट, यानी कि जो अगली लाइनें हैं वो विदाउट पंक्चुएशन मार्क आगे चली गई हैं। तो जैसे यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो इस तरह के पोएटिक डिवाइसेस को हम इंजैममेंट कहते हैं। दूसरा है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि पोएम में इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है कि हमारे मन में जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो इमेज बना लेते हैं माइंड में। अब देखिए यहाँ पे जब वो डिस्क्रिप्शन होता है कि ट्रंकलेस लेग्स, तो अपने आप अगर ये फिगर ना भी दी गई होती तो आपके माइंड में, आपके मन में इमेज बन जाती। शेयर्ड विजेस, चेहरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए रिंकल्ड लिप्स, तो आपके मन में खुद ही उस चेहरे पे लिप्स रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, मोड़े तोड़े से नजर आने शुरू हो जाएंगे। डिजर्ट है, चारों तरफ रेत है, तो इमेज बननी शुरू हो जाती है, विजुअलाइजेशन आपके माइंड में शुरू हो जाता है, तो वो इमेजरी है। आयरनी मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि आयरनी इसमें यह है कि अपने को महान और महानतम राजा कहने वाला आज जमींदोज है, मिट्टी में मिला हुआ है, रेत में मिला हुआ है, ये आयरनी है यहाँ पे। और सिंबोलिज्म का भी इसमें यूज हुआ है। तो सिंबोलिज्म यहाँ पर ये जो स्टैचू है जो टूटी अवस्था में है, ये एक प्रकार से सिंबल है कि जो मनुष्य है उसका घमंड एक दिन चूर चूर होता ही है, यानी कि द स्टैचू इज द सिंबल ऑफ प्राइड ऑफ ह्यूमन काइंड, दैट एक्सेसिव प्राइड कम्स टू नथिंग। और अगर हम यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन देखें तो हम पर्सोनिफिकेशन यहाँ भी निकाल सकते हैं कि हार्ट दैट फेट एंड लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। और एपस्ट्रॉफी का भी यूज हुआ है यहाँ पे, जैसे यू माइटी, और जो शायद आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आएंगे क्योंकि क्लास 8 का
ही चैप्टर है पोएम का, वो है एलिट्रेशन, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोल्ड कमांड, तो देखिए कोल्ड का आप जानते हैं एलिट्रेशन कि नियर बाई वर्ड्स में, यानी कि जो आसपास वर्ड्स यूज हुए हों तो उनकी जो इनिशियल साउंड होती है वो मैच करती है। तो कोल्ड यानी यहाँ पे भी का, यहाँ पे भी का, कोल्ड कमांड, तो एलिट्रेशन हो गया। और कोई इलिट्रेशंस हैं? जी हाँ, किंग ऑफ किंग्स के, और यहाँ देखिए लोन एंड लेवल एल, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बाउंडलेस एंड बेयर, यानी बी एंड बी, एलिट्रेशन हो गया। एजोनेंस कॉन्सोनेंस का भी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे शुरू में देख लीजिए आप, ट्रैवलर में ए, उसके बाद एन का ए, एंटीक, लैंड का ए, तो ये एजोनेंस है। एजोनेंस क्या होता है? वो एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है कि जो नियर बाई वर्ड्स में कोई ना कोई वोवल साउंड काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट होती है, ट्रे, ए, लैंड, इस तरह से। और यहाँ पे देखें इस लाइन में तो स्टैंड यानी कि ए, और फिर यहाँ पे सैंड यानी कि ए। कॉन्सोनेंस हम ले लेते हैं, जैसे एजोनेंस में, यानी एजोनेंस में क्या होता है कि वोवल साउंड प्रोमिनेंट होती है, उसी प्रकार से कॉन्सोनेंस होता है। कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है। उसका भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको, रिंकल्ड, इसमें डी, एंड डी, कोल्ड डी, कमांड डी। तो इस पोएम को खत्म करने से पहले हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि पोएम हमें ये बताती है, वो भी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमन पावर इज इफेमेरल, ट्रांजिएंट, टेम्पोरेरी, नो मैटर however powerful the person is, like the king of kings Ozymandias. He had built colossal structures, temples, statues to glorify his empire, his works, his achievements for the future generations, but all now lay in ruins. जैसे उसने अबू सिंबल का टेम्पल बनवाया था, तरह तरह के स्टैचूज उसने अपने समय में बनवाई थी। पोएम एक प्रकार से इट लेमेंट्स द फेट ऑफ दैट किंग Ozymandias. The power is gone, the works are buried, the ruler is dead and forgotten. His statue is in ruins. History is full of rise and falls of empires. No power is permanent. Even king of kings may one day be forgotten. लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और है, the power of art in preserving the past. क्योंकि देखिए how skillfully the hand of a sculptor renders the facial expression on the shattered visage, and the facial expression also explains what type of the person was. He was a person with cold heart, no warmth feeling for his subjects. So on a lifeless things, the facial expression, that is the art of the sculptor, brings to life the personality of that king. तो इसी के साथ कि the human existence is fragile and all human power are transient, इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ट्यूटोरियल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।